we will discuss about the nuclear fusion. So yesterday actually I told you about the nuclear fission chain reaction and the various factors that can affect any chain reaction. Okay, कि भाई चेन रिएक्शन को किस तरह से कई फैक्टर्स जो होते हैं वो अफेक्ट कर सकते हैं. दैट वी डिस्कस्ड इन यस्टरडेज क्लास. I hope that yesterday topic is clear to all of you. You understood well. If any doubt you can ask me. Moderators, controlling rods, coolant, multiplication factors, critical mass of the nuclei, all these terms that I have told that we discussed yesterday, and these terms definitely come in your examination also. Okay, so थ्योरेटिकल चैप्टर है, थोड़ा सा थ्योरेटिकली आपको इसमें आंसर लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको. इट इज नॉट जस्ट लाइक अ मैथमेटिकल डेरिवेशन की इक्वेशन लिख दी है न्यूमेरिकल. इसमें थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन भी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली यू कैन प्रिपेयर दैट पोर्शन. आई विल टेल यू दैट हाउ द थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर. ओके, yes, so my dear students, today we will discuss about the nuclear fusion. तो जैसा कि अपना वो जो ग्राफ था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर वाला जो कर्व हमने आपको बताया था 2-3 दिन पहले इस तरह से, तो उसमें जो एक्सट्रीमली लाइटर न्यूक्लियाई वाला रीजन है, जो हाइड्रोजन जैसे न्यूक्लियाई हैं, उनकी बाइंडिंग एनर्जी भी क्या होती है, कम होती है. दे हैव आल्सो लेस बाइंडिंग एनर्जी. सो they also want to get the maximum bind, they also want to increase their binding energy. अब जब हम हाइड्रोजन लाइक न्यूक्लियाई की बात करते हैं तो फॉर सच न्यूक्लियाई इट इज नॉट पॉसिबल टू फिशनाइज बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली वेरी लाइट. जो पहले ही लाइट है वो क्या ब्रेक होगा. हेवी न्यूक्लियाई हैव द टेंडेंसी टू ब्रेक इनटू लाइटर न्यूक्लियाई, बट दैट इज ऑलरेडी वेरी लाइटर लाइक हाइड्रोजन. हाउ इट विल ब्रेक. सो यहां पर एक फिनोमेना और बताया गया है न्यूक्लियर फ्यूजन कि एक्सट्रीमली लाइटर न्यूक्लियाई लाइक हाइड्रोजन, जैसे कि हमने बोला 1H1 दो एक्सट्रीमली लाइटर हाइड्रोजन की न्यूक्लियाई हैं. ये सूटेबल कंडीशंस में एक दूसरे में फ्यूज होने की टेंडेंसी रखते हैं यदि इनको सूटेबल कंडीशन मिले तो. वैसे नहीं होंगे. इफ दे हैव गॉट द सूटेबल कंडीशंस, then under these suitable conditions they have the tendency to fuse into each other, and by fusing into each other they form a bigger nuclei. जैसे यहाँ पे जो बनता है वो बनता है 1H2 और एक पॉजिट्रॉन यहाँ पे निकलता है विद न्यूट्रिनो और तकरीबन 0.42 इलेक्ट्रॉन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है. यहाँ पे भी क्या होता है, जो प्रोडक्ट साइड का मास होता है वो रिएक्टेंट साइड के मास से क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है. और ये जो मास डिफरेंस होता है, ये मास डिफरेंस क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है स्टूडेंट्स. तो 1H1 एंड 1H2 और ये 1H2 भी फर्दर आपका रिएक्ट कर सकता है. ठीक है ना. तो इसमें आपने क्या देखा कि जो एक्सट्रीमली लाइटर न्यूक्लियाई है हाइड्रोजन, वो एक दूसरे में फ्यूज होने की टेंडेंसी रखकर रिलेटिवली ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी के न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखते हैं. और इस प्रोसेस में भी क्या होता है, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का जो मास का डिफरेंस है वो मास डिफरेंस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. So this process is called as the nuclear fusion. लेकिन स्टूडेंट्स अब ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन है ये इतना इजी नहीं है जितना देखने में लग रहा है, क्योंकि आप दो न्यूक्लियाई को फ्यूज कराने का बात कर रहे हैं, दो न्यूक्लियाई को आप फ्यूज कराना चाहते हैं. तो व्हेन यू वांट टू फ्यूज टू न्यूक्लियाई
देन डेफिनेटली दो न्यूक्लियाई क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। हार्दिक चौहान, रिकॉर्डिंग इज ऑलरेडी ऑन, यू कैन सी एट योर सिस्टम आल्सो। फ्रॉम माई साइड रिकॉर्डिंग इज ऑलरेडी ऑन एंड दिस आई ऑलरेडी डन 5 minutes ago, मतलब ऑलरेडी इट हैज बीन 5 minutes, द रिकॉर्डिंग इज ऑन। ओके, 33 students have come, 36 yesterday was there and still some 2-3 have to come. तो मैं कह रहा था कि जैसे हम दो न्यूक्लियाई को फ्यूज कराने की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियाई मतलब पॉजिटिव, तो जब ये न्यूक्लियाई एक दूसरे में फ्यूज होते हैं तो इनके पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन के कारण एक पोटेंशियल बैरियर डेवलप हो जाता है। क्या हो जाता है? एक पोटेंशियल बैरियर डेवलप हो जाता है तकरीबन 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक पोटेंशियल बैरियर यहां पे डेवलप हो जाता है, ठीक है। यानी कि इन न्यूक्लियस को, हाइड्रोजन के जो लाइटर न्यूक्लियाई हैं, इनको एक दूसरे के अंदर फ्यूज होने के लिए 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी चाहिए होता है। व्हाट इट बच्चों? तो इतना एनर्जी दो न्यूक्लियाई को जब चाहिए होता है तो वो एनर्जी उनको कैसे प्रोवाइड की जाए, हाउ टू प्रोवाइड दैट एनर्जी। तो इतने एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? इनको एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पर, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे अपन को क्या करना पड़ेगा? इनको देना पड़ेगा। अब वो टेम्परेचर का एस्टिमेशन आपके कोर्स में बताया गया है कि दो प्रोटॉन्स यानी दो हाइड्रोजन्स को फ्यूज करने के लिए, यदि अपन हाइड्रोजन को एक गैस की तरह माने तो गैस की, आइडियल गैस की काइनेटिक एनर्जी आपकी होती है 3/2 kT, और यदि इसको अपन क्या रख दें 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये इक्वल रख दें, यानी कि इसको अपन, ये के यहाँ पे बोल्ट्जमान कांस्टेंट है और ये 10 की पावर 3 और ये 1.6 इंटू 10 की पावर -19 में जूल में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ से टी का कैलकुलेशन करूं तो वो टी अप्रोक्सीमेटली मेरा 3 इंटू 10⁻9 केल्विन का ऑर्डर का आता है। क्या समझे? यानी इतना पोटेंशियल बैरियर इनको देने के लिए मुझे उन दोनों न्यूक्लियाई को 10 की पावर 9 केल्विन का टेम्परेचर देना पड़ेगा। इतना एक्सट्रीमली टेम्परेचर मुझे देना पड़ेगा। इसको, जो हमारे हाइड्रोजन जैसे लाइटर न्यूक्लियाई हैं, जो एक्सट्रीमली लाइटर न्यूक्लियाई हैं, उन एक्सटर्नल लाइटर न्यूक्लियाई को मुझे 400 केल्विन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का काइनेटिक एनर्जी यदि मुझे उनको देना है तो 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का काइनेटिक एनर्जी देने के लिए मेरे को 3 इंटू 10⁻9 केल्विन का क्या देना पड़ेगा? उनको टेम्परेचर देना पड़ेगा, और तब जाके वो एक दूसरे में फ्यूज हो पाएंगे। तब वो क्या हो पाएंगे? एक दूसरे में फ्यूज हो पाएंगे। तो इतना काइनेटिक एनर्जी पे ही, इतना हायर टेम्परेचर पे ही उनके बीच का जो रिपल्शन फोर्स होता है, वो रिपल्शन फोर्स जो है वो नेग्लेक्ट होने की टेंडेंसी रखता है। समझ में आई मेरी बात? यानी वो रिपल्शन फोर्स से ओवरकम हो पाएंगे यदि उनका जो टेम्परेचर है वो 3 इंटू 10⁻9 केल्विन के ऑर्डर का हो। नाउ इतना टेम्परेचर जो है वो प्रैक्टिकली यदि अवेलेबल है तो हम न्यूक्लियर फ्यूजन की बात कर सकते हैं। तो इसीलिए न्यूक्लियर फ्यूजन का एक नाम है थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन। इसीलिए इनको क्या बोला गया है? थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन भी बोला गया है। इसको न्यूक्लियर फ्यूजन। क्लियर? तो जो थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन है वो इसलिए बोला गया है क्योंकि दे रिक्वायर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर एट द ऑर्डर ऑफ 10⁻9 केल्विन ऑर्डर रेंज
So due to the requirement of such a high Kelvin temperature, this is called as the thermonuclear reaction. ओके बच्चों, लेकिन इस तरह की जो रिएक्शन है वो कहां देखने को मिलती है? तो इतना जो टेम्परेचर होता है वो होता है सन का, स्टार्स का। तो सन में और स्टार्स में जो एनर्जी का सोर्स है वो बताया गया है न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके बच्चों, न्यूक्लियर फ्यूजन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सन एंड स्टार। आज जो सन से हमें एनर्जी मिल रही है, दैट इज द रिजल्ट ऑफ द कंटिन्यूअस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस अकरिंग इन द कोर ऑफ इनसाइड द सन। क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है 10 की पावर 9 केल्विन टेम्परेचर वाली, वो सन के अंदर नेचुरली ही कंप्लीट हो रही है। और सन ऑलरेडी हाइड्रोजन से ही बना हुआ है। सन को हाइड्रोजन, आपने ज्योग्राफी वगैरह में पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, कि सन इज मेड ऑफ हाइड्रोजन। अबंडेंस हाइड्रोजन की, वहां पे अबंडेंस, sufficient amount of hydrogen, a large amount of hydrogen is available at the surface of sun and stars also. तो इसीलिए एक तो लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन वहां पे ऑटोमेटिकली मौजूद है, और फिर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर जो हमारा 10 की पावर 9 केल्विन के ऑर्डर का, वो वहां पे अवेलेबल है। तो ये दो न्यूक्लियर फ्यूजन होने के लिए जो कंडीशंस है वो वहां पे अवेलेबल है, इसीलिए वहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन अपने आप ही होती रहती है, नेचुरली होती है। हमें कुछ नहीं करना, हम केवल उसको, साइंटिस्ट लोगों ने उसको स्टडी करके बस वर्ल्ड को बताया। वो न्यूक्लियर रिएक्शन तो उसमें बहुत पहले से ही हो रही है, जब से ये यूनिवर्स भी नहीं, जब से हम लोग भी नहीं थे, यूनिवर्स जब से स्टार्ट हुआ तब से वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन उसमें कंटिन्यूअसली चल रही है। और एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग अभी भी सन में इतना हाइड्रोजन बचा है कि 5 बिलियन ईयर्स तक अभी हमें सन क्या दे सकता है, एनर्जी दे सकता है। इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ अभी भी हाइड्रोजन वहां पे मौजूद है। नहीं, 5 बिलियन, एक तो होता है मिलियन और एक होता है बिलियन, ठीक है, 5 बिलियन, उससे भी बड़ा। तो इतना साल तक हम अभी भी सन से एनर्जी दे सकते हैं। हम तो क्या लेंगे, हम तो मतलब और भी आगे वाली जो पीढ़ियां आएगी, आगे जो ह्यूमन आएंगे, वो सब अब 5 बिलियन ईयर्स तक कोई टेंशन नहीं, जरूरत नहीं है सन के लिए, है ना। तो दिस इज द कंडीशन फॉर द न्यूक्लियर फ्यूजन एंड वेयर द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन अकर्स। इसीलिए थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर का कंस्ट्रक्शन एक बहुत बड़ा टास्क बना हुआ है साइंटिस्ट लोगों के लिए। अभी हमारे पास थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर का मतलब समझते हो? थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर मतलब ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर जिसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से हम क्या करा सके, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से हम क्या कर सके, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके। ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर जिसको बोला जाया गया है थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर। तो वो अभी तक भी एक बड़ा टास्क बना हुआ है। अभी भी उसमें साइंटिस्ट लोगों को इतना ज्यादा सक्सेस नहीं मिला है, ठीक है ना, उसमें इतना ज्यादा अभी भी सक्सेस नहीं मिला है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि मिल जाए, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट जो है ना 10 की पावर 9 केल्विन, उसको सस्टेन रखना लॉन्ग टाइम तक, दैट इज द बिग टास्क। उसको लंबे समय तक सस्टेन रखना, क्योंकि लंबे समय तक आपको कंटिन्यूअस चेन रिएक्शन करानी है, तो लॉन्ग टाइम तक उसको जो है सस्टेन रखना, दैट इज बेसिकली ए बिग चैलेंज फॉर द साइंटिस्ट। एंड स्टिल द एक्सपेरिमेंट्स आर गोइंग ऑन इन दिस डायरेक्शन, यू कैन चेक ऑन इंटरनेट। थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर के लेके अभी भी एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, प्रोजेक्ट चल रहे हैं इन द many parts of world, but still at commercial level, as we are now, as the many plants are being operated on the basis of nuclear fission already, nuclear fusion based plants still not in exist। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। तो ये एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। फिर अभी हम जो न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करेंगे वो कहां करेंगे, अभी सन में और स्टार्स में। तो सन में और स्टार्स में जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है उसको बोला जाता है प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। मतलब एक रिएक्शन आपके यहाँ कोर्स में बताई गई है, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल।
मतलब कि सन में और सन जैसे जो स्टार्स होते हैं, क्या बोला, सन में और सन जैसे स्टार्स में एक्सट्रीमली लाइटर न्यूक्लियाई लाइक हाइड्रोजन, सन में और सन जैसे स्टार्स में एक्सट्रीमली लाइट न्यूक्लियाई लाइक हाइड्रोजन्स के कॉम्बिनेशन से या फ्यूज होने से एक तो रिलेटिवली ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी का न्यूक्लियाई बनेगा और एक्सट्री एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको प्रोड्यूस होगी, वहां पे मिलेगी। तो उन रिएक्शंस के एक साइकिल है, उन रिएक्शंस का एक मतलब ऑर्डर है, दैट इज कॉल्ड एज द प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। तो प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल हम यहां ले रहे हैं। क्या है प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, समझ में आया आपको? ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। It is the chain of nuclear fusion reaction. It is the chain of nuclear fusion reaction occurring in sun and sun-like stars। एक तो सन में और सन जैसे जो स्टार्स हैं, अदर स्टार्स, ठीक है, which results the production of enormous amount of energy is called as प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। ठीक है, तो ये तो हमने बताया कि प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल है क्या वास्तव में। अब एक प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल जो होती है उसमें क्या क्या रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं वो हम आपको थोड़ा बता रहे हैं। बहुत सिंपल तरीका है इसको समझने का। तो वो एक रिएक्शन से ही आपको जस्ट इसी तरह से आपको लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, जो सीक्वेंस में हम आपको बता रहे हैं, दैट सीक्वेंस यू हैव टू लर्न। प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल्स में कौन कौन सी रिएक्शंस इन्वॉल्व होती है, और प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल के लिए कंडीशंस वही बता दी मैंने। एक्सट्रीमली टेम्परेचर 10⁹ केल्विन के ऑर्डर का होना चाहिए, हाई टेम्परेचर, जो ऑलरेडी सन और सन जैसे स्टार्स पे अवेलेबल है। तो दैट वी कैन से दैट। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले दो हाइड्रोजन, दो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन 1H1 और 1H1 आपस में क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे और एक ड्यूटीरियम बनाएंगे 1H2, और एक बीटा पार्टिकल यहाँ पे निकलेगा प्लस न्यूट्रिनो। एक एनर्जेटिक पार्टिकल होता है बच्चों भी, मैं आपको इतना बताऊंगा इसके बारे में कि न्यूट्रिनो यहाँ पे एनर्जेटिक पार्टिकल है। दिस इज द एनर्जेटिक पार्टिकल, दिस इज न्यूट्रिनो इज कॉल्ड एज द एनर्जेटिक पार्टिकल। अब क्या होगा, ये 1H2 फिर एक हाइड्रोजन को कैच करेगा और बनाएगा 2He3 आइसोटोप ऑफ हीलियम, और गामा रेडिएशन के साथ क्या निकलेगी इसके अंदर, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी। अब इस तरह से क्या होगा, ये जो दो स्टेप्स हैं ये दो बार यहाँ पे बनेगी। मतलब जो ये दो स्टेप्स हैं, दीज विल अकर, या जो आपका 1H2, ये जो दो स्टेप्स हैं ये एक बार वापिस आप लिख दीजिए लाइक दिस, 1H1 plus 1H1 gives 1H2। मतलब मैं कुछ भी नहीं कर रहा, ये दो स्टेप्स को वापिस एक बार एज इट इज उतार दे रहा हूं, प्लस न्यूट्रिनो प्लस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी इट विल देयर, और अगेन देन 1H2 it again fused with 1H1 and it gives 2He3। तो मैंने जो दो रिएक्शंस थी उसको वापिस मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, रिवाइज किया। अब यहाँ पे ये जो 2He3 है और ये वाला जो 2He3 है, ये दोनों 2He3 क्या करेंगे, आपस में फ्यूज करेंगे। ठीक है, तो दिस 2He3 और दिस 2He3 दे बोथ विल फ्यूज टू ईच अदर, और स्टेबल आपका हीलियम 2He4 बनेगा। एक्चुअली हमारी पीरियोडिक टेबल में एक बात और बताई गई थी बाइंडिंग एनर्जी को लेकर, क्या कि ऐसे न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर 4 या 4 का मल्टीपल होता है, यानी 4, 6, 4, 8, 12, 16, 20 लाइक दैट,
ऐसे न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर 4 या 4 का मल्टीपल होता है, ऐसे न्यूक्लियाई जो है बेसिकली उनका जो बाइंडिंग एनर्जी होता है वो अपने नेबरिंग के कंपैरिजन में क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, वो मोर स्टेबल होते हैं। तो अब देखो, हाइड्रोजन इतना स्मॉल है कि वो फेरस तक तो पहुंच नहीं सकता, इतनी इतना फ्यूज की एनर्जी वहां पे नहीं मिल रही है, इतना टेम्परेचर पे वो एक्चुअली जो फ्यूज करके जो बेसिकली मिल रहा है वो 2He4। तो 2He4 भी सफिशिएंटली आपका क्या होता है, हाई बाइंडिंग एनर्जी का बनता है, जो नेबरिंग से तो ज्यादा ही होता है। तो इसलिए यहाँ पे अपन स्टेबल प्रोडक्ट किसको मानेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन में, फिशन सॉरी न्यूक्लियर फ्यूजन में जो स्टेबल प्रोडक्ट है वो हम किसको मानेंगे, हीलियम को। जो स्टेबल हीलियम है 2He4, उसको अपन यहाँ पे कंसीडर करेंगे एज ए स्टेबल। क्लियर बच्चों? आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी व्हाट आई एम टेलिंग, कि यहाँ पे हम हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के फ्यूज होने से जो स्टेबल न्यूक्लियाई है, दैट स्टेबल न्यूक्लियाई इज बेसिकली हीलियम, न कि आयरन, क्योंकि आयरन तो बहुत दूर है उससे, इतनी इतनी फ्यूज होके वो नहीं हो सकती है ना एनर्जी, इतनी एनर्जी उनको नहीं दे सकते अपन। तो ये और दो आपके क्या बन जाएंगे, 1H1 बन जाएंगे, और प्लस लगभग 12.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है यहाँ पे क्रिएट होगी। ये मैंने आपकी एनसीईआरटी वाली वैल्यू उठाई है, ये जो वैल्यूज है मैंने कौन सी उठाई है, आपकी टेक्स्ट बुक वाली उठाई है। हर बुक्स में थोड़ी थोड़ी वेरी कर सकती है, चेंज हो सकती है। तो आई हैव पुट द एनसीईआरटी वैल्यूज। तो दिस इज द रिएक्शंस ऑफ प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, बहुत सिंपल है। 1H1 1H1 1H2 न्यूट्रिनो एंड इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। ये जो E0 है इसका चार्ज तो पॉजिटिव होता है लेकिन मास नंबर 0 होता है, दिस इज कॉल्ड एज पॉजिट्रॉन। इसको प्लस बीटा पार्टिकल भी बोला गया है, पर अल्फा बीटा गामा हमने आपको पढ़ाया नहीं अभी तक, उसमें आता है थोड़ा ये। और ये न्यूट्रिनो एनर्जेटिक पार्टिकल बताया मैंने, एनर्जी के साथ ही निकलते हैं ये। और फिर ये 1H2 जो यहाँ बना, अगेन इट रिएक्ट विद फ्यूज विद 1H1 देन 2He3, तो केवल तक एनर्जी निकलेगी। गामा का मतलब भी यहाँ पे एनर्जेटिक पार्टिकल ही है, गामा आर द एनर्जी रेडिएशन फोटोन्स। अब ये दो रिएक्शन मैंने दोबारा लिख दी। अब ये 2He3 और ये 2He3 आपस में रिएक्ट करेंगे और स्टेबल न्यूक्लियाई क्या बनाएंगे यहाँ पे। अब इसको अपन एक कंबाइंड रिएक्शन में लिखते हैं, जैसे आप केमिस्ट्री में लिखते हो ना, वैसे अपन कंबाइंड लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 1H2 इधर और इधर 1H2 कहीं ना कहीं नजर आ रहा होगा, ये कैंसिल हो गया। फिर ये 1H1, दो 1H1 इधर बन रहे थे तो दो 1H1 ये कैंसिल हो गया। ये 2He3 इधर भी कहीं ना कहीं बन रहा था, ये 2He3 ये 2He3 कैंसिल हो गया। ये 2He3 इस वाले 2He3 से कैंसिल हो गया। और ये 1H2 ये 1H2 से कैंसिल हो गया। तो देखो हाइड्रोजन कितने बचे, 1 2 3 4। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि ओवरऑल रिएक्शन अपन क्या लिख सकते हैं कि 4 न्यूक्लियाई ऑफ हाइड्रोजन, इसको ओवरऑल रिएक्शन क्या लिख सकते हैं, 4 न्यूक्लियाई ऑफ हाइड्रोजन फ्यूज टू ईच अदर, कंबाइन टू ईच अदर अंडर द सुटेबल कंडीशन ऑफ 10⁻⁹ केल्विन टेम्परेचर एंड व्हाट दे फॉर्म। जो बच गए वो लिखना है, क्या बनाएंगे, स्टेबल न्यूक्लियाई 2He4 प्लस दो पॉजिट्रॉन मिल गए यहाँ पे, 2 पॉजिट्रॉन्स, और प्लस ये 12.86 एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे क्या होगी आपकी, रिलीज होगी। सो दिस इज द बेसिकली सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, 26 पॉइंट समथिंग आएगा ये आपके एनसीईआरटी। तो ये 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे क्रिएट होगी। और विद गामा पार्टिकल्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक गामा, ये एक गामा along with gamma particles, ठीक है। तो this is the basically nuclear fusion reaction. This is called as the proton-proton cycle. I think it is clear to everybody. Any doubt you can ask me. If there is any doubt, you can ask me. ठीक है, any doubt you can ask me. Divyan Chaudhary is saying clear, sir. ठीक है, कैसे लर्न करनी है वो तरीका ही मैंने आपको बता दिया है कि दो रिएक्शन लिखिए, फिर वो दो वापिस उतार दीजिए, फिर 2He3 को रिएक्ट करा के आपको स्टेबल प्रोडक्ट याद रखना है, हीलियम बनेगा,
हीलियम ही क्यों बनेगा? क्योंकि हीलियम ही क्यों बनेगा? क्योंकि इसका रीजन मैंने बता दिया है कि 4 एटॉमिक मास नंबर वाले न्यूक्लियाई अपने अपने नेबर से क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो फेरस तक नहीं पहुंच सकते, वो आपको हीलियम तक ही जाएंगे बेचारे। और इस प्रोसेस में आपका क्या होगा, 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज होगी। और फिर हमने कंबाइंड रिएक्शन भी यहाँ पे लिख दी है, ये कैंसिल करने वाला तो आप केमिस्ट्री में पढ़े ही होंगे। ठीक है, तो 4 न्यूक्लियाई एट अ टाइम 4 1H1 आपस में कंबाइन करते हैं, फ्यूज करते हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ 10 की पावर 9 केल्विन टेम्परेचर, दैट इज एक्सट्रीमली हाई, एंड दे फॉर्म ए स्टेबल न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम। 2 पॉजिट्रॉन, ये एनर्जी, और ये आपके गामा पार्टिकल्स निकलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सो दिस इज द कंडीशंस ऑफ द बेसिकली न्यूक्लियंस। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन हमारे कोर्स में इतना ही दे रखा है, आपको इतना ही पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है? न्यूक्लियर फ्यूजन की डेफिनेशन, न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, मैंने बताया आपको, सारी कंडीशन डिटेल से बता दी मैंने। और न्यूक्लियर फ्यूजन प्रैक्टिकली हमें कहाँ ऑब्जर्व हो रही है? स्टार्स में और सन में ऑब्जर्व हो रही है। और स्टार और सन में जो न्यूक्लियर फ्यूजन की जो रिएक्शन है, चेन रिएक्शन है, उसे क्या बोलते हैं? प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल बोलते हैं, जो हमने अभी बताया आपको। और अभी तक थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन को ही अपन बोल रहे हैं, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर बनना पॉसिबल नहीं हुआ है एट कमर्शियल लेवल। उसके अभी एक्सपेरिमेंटल लेवल में ही है, वो एक्सपेरिमेंटल स्टेज में ही है अभी वो, अभी मतलब उसके एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा है वो मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूअसली 10⁻⁹ केल्विन टेम्परेचर को लॉन्ग टाइम के लिए मेंटेन रखना, दैट इज द बिग चैलेंज, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज that the scientists are facing. Soon they will definitely resolve this problem. Okay, if any one of you also willing to go in research area, then you can contribute, you can go in that area, and you can think, you can join this group of scientists who are working on this thermonuclear, reactor. You can join the group of the scientists. उसके लिए पहले आपको डॉक्टरेट करना पड़ेगा, पहले तो कॉलेज करना पड़ेगा, एमएससी, उसके बाद पीएचडी करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर आपको जो है यूनिवर्सिटी वगैरह में रिसर्च में जाके, और फिर वो आपको वहाँ पे उन साइंटिस्ट को ज्वाइन करने का मौका मिलता है। वो आपके फिर इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, आपको पहले इसी फील्ड में रिसर्च करना पड़ता है। जो न्यूक्लियर का फील्ड है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बोलते हैं उसको, न्यूक्लियर फिजिक्स। इस न्यूक्लियर फिजिक्स में जब आप स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं और रिसर्च करने लग जाते हैं, तो फिर आप भी उन साइंटिस्ट के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। डेफिनेटली वो आगे से आगे आपको पता लग जाएगा। ठीक है ना? यस, तो दिस इज, एनीबडी वांट टू आस्क समथिंग? सम स्टूडेंट्स आर रेजिंग द हैंड, या मेरा लिखा हुआ है रेज द हैंड, तो इसका मतलब तो शायद यही होता है कि एनीबडी वांट टू आस्क समथिंग। नो? अच्छा, तो ये हमारा चैप्टर बेसिकली कंप्लीट हुआ। मैंने न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी मैंने नहीं कराया, बाकी सब कुछ मैंने कराया है जो हमारा बोर्ड का सिलेबस इसमें था। इसमें न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं वो मैं थोड़ा आपको आइडिया दे देता हूँ। एक तो मैंने वो न्यूमेरिकल बताया था, जैसे आइसोटोप्स का परसेंटेज दिया हुआ हो तो एवरेज मास निकालना, पहले भी मैंने फॉर्मूला बताया था ना आपको। तो मैंने आपको जैसे फॉर्मूला बताया था ना, मास इंटू परसेंटेज m1x1 प्लस m2x2 अपॉन टोटल मास। उससे अपन को कोई भी सिंगल मैटर, एक सिंगल न्यूक्लियाई है, उसके आइसोटोप्स का यदि परसेंटेज दे रखा तो उसका पूरे का एवरेज मास अपन निकाल सकते हैं उसका। एक बाइंडिंग एनर्जी के क्वेश्चन यहाँ पे आपके आते हैं, उसमें आपको क्या दे देगा, किसी भी न्यूक्लियाई के बारे में उसका न्यूक्लियाई का एक्चुअल मास आपको दे देगा, और आपको मास डिफेक्ट से क्या निकालनी पड़ेगी, बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसका मैं एक क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, सैंपल क्वेश्चन। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, एक चीज यहाँ पे एक और बता देता हूँ आपको, जैसे जैसे आप लोग देखेंगे अपनी एनसीईआरटी में, आपके एनसीईआरटी में जो लास्ट में पेज नंबर 458 है, एग्जाम्पल 13.7, जहाँ पे चैप्टर खत्म हो रहा है आपका, एग्जाम्पल 13.7 में बी और सी पार्ट आप देखिए, विच आर इम्पोर्टेंट पार्ट। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये, एग्जाम्पल है मैं एग्जाम्पल 13.6 इस चैप्टर में, जो लास्ट एग्जाम्पल है इस चैप्टर का, जिसके बाद फिर समरी लिखी हुई है, उससे ठीक पहले वाला एग्जाम्पल आप देखेंगे
मैं एक बार रीड कर देता हूं बी पार्ट। ये बोल रहा है कि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में बोले एलएचएस और आरएचएस साइड में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का नंबर तो सेम रहता है, दैट इन व्हाट वे द मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पुट हुआ है। हो सकता है ये डाउट आपके में से कईयों के मन में आया रहा हो या नहीं आया हो, तो आप सोच सकते हैं आप इसके बारे में कि भाई हम कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन जैसे लिखते हैं तो उसमें अपन एलएचएस और आरएचएस साइड में जैसे मैंने कुछ भी लिखा, जैसे जैसे अभी न्यूक्लियर फिशन ही पढ़ा ना अपन ने, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन ही ले लो, ठीक है, या और भी कोई रिएक्शन आप ले सकते हो, जैसे यूरेनियम 92 235, इसके ऊपर न्यूट्रॉन का बम्बारमेंट हुआ, ये फिर बेरियम और क्रिप्टॉन में कन्वर्ट हो गया। बेरियम का कितना बताया था मैंने, 56, 144, इसका 89, 89, सॉरी 89 तो ऊपर आएगा, 36 और प्लस 3 न्यूट्रॉन्स और प्लस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, ये हमारी कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन है ना। अब इसमें आप देखो एलएचएस साइड में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 92 और इसमें आरएचएस में 56 और 36, 92 हो गए। इसमें तो हो ही नहीं ना, एटॉमिक नंबर इसका 0 है, तो 92 प्रोटॉन्स हो गए, तो एटॉमिक नंबर इज सेम। मास नंबर आप देख सकते हैं 235 प्लस 1 236, और इसमें भी आप देखो 89 प्लस 144 233 हो जाएगा, और 3 न्यूट्रॉन का 1, न्यूट्रॉन का भी 1 मास नंबर है, तो 3 के साथ ये प्लस 3 होके 236 हो जाएगा ना। तो ये बोल रहा है, बोले जब आप कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें एलएचएस और आरएचएस साइड में प्रोटॉन का नंबर और जो न्यूट्रॉन का नंबर है वो तो सेम रहता है, देन इन व्हाट वे मास इज कन्वर्टिंग इनटू द एनर्जी। तो इसके लिए आपको फिर मैंने जब मास डिफेक्ट पढ़ाया था उसमें जाना पड़ेगा। मैंने आपको क्या बताया था कि एक्चुअल मास जो होता है उनके मास नंबर से थोड़ा डिफरेंट होता है, तो इसीलिए जब कोई भी न्यूक्लिया बनता है तो उसका जो थोड़ा सा मास है वो रिड्यूस हो जाता है और वही मास आपका एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको उसी वे में यहाँ पे सोचना पड़ेगा। अब इसका आंसर देखना, बड़ा लंबा चौड़ा आंसर लिख रखा है, एग्जाम्पल का सॉल्यूशन भी है, इसको आप थोड़ा रीड करिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं वही समझा रहा हूँ आपको कि भाई जैसे यूरेनियम 235 है, ये बेरियम क्रिप्टॉन में टूटा तो बाइंडिंग एनर्जी तो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई ना। भाई यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम है और यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा हो गई। भाई अपनी बाइंडिंग एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए तो फिशनाइज हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ कि दिस पार्ट हैज द लेस बाइंडिंग एनर्जी एंड दिस प्रोडक्ट पार्ट हैज द मोर बाइंडिंग एनर्जी। तो ये बाइंडिंग एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और बाइंडिंग एनर्जी कहां से आती है, बाइंडिंग एनर्जी आती है मास डिफेक्ट से। तो यहाँ पे वास्तव में जो बाइंडिंग एनर्जी का गेन है ना, दैट गेन इन बाइंडिंग एनर्जी इज अपियरिंग इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर फिशन एनर्जी। यहाँ पे जो बाइंडिंग एनर्जी है ना वो इंक्रीज हो गई। यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी कम है एज कंपेयर टू द सम ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बेरियम एंड क्रिप्टॉन एंड 3 न्यूट्रॉन्स आल्सो। तो आई थिंक समझ में आया। तो वहां पे आपका बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, बाइंडिंग एनर्जी क्रिएट बाय द मास डिफरेंस। तो इन व्हाट वे, क्वेश्चन क्या लिख रहा है बी पार्ट में, इन व्हाट वे द मास इज कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी। तो इट इज द कौन से वे में, बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीजिंग एंड दैट बाइंडिंग एनर्जी कम्स विद द मास डिफरेंस। इसीलिए अपन बोलते हैं कि रिएक्टेंट का मास पार्ट ज्यादा है। एक्चुअली वो मास नंबर तो सेम है, लेकिन जब एक्चुअल न्यूक्लियर का जो मास होता है, मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल जो मास होता है जो अपन मास स्पेक्ट्रोग्राफ मेथड से कैलकुलेट करते हैं, वो एक्चुअल मास आपका मास नंबर से थोड़ा डिफरेंट होता है, कम होता है। बताया था ना मैंने आपको, याद हो तो आपको। तो एक्चुअल मास यहाँ पे आपका लॉस हो रहा है, एक्चुअल मास का यहाँ पे आपका लॉस हो रहा है। मास नंबर इज सेम, एटॉमिक नंबर इज सेम, बट द एक्चुअल मास किलोग्राम में आ गया है, या एएमयू में जो आप मेजर करते हैं, मास स्पेक्ट्रोग्राफ टेक्निक जो बताई थी मैंने, वो मास आपका यहाँ पे लॉस हो रहा है। वो आपका मास रिएक्टेंट साइड का ज्यादा है और प्रोडक्ट साइड का कम है। दैट मास डिफरेंस, वही वही मास डिफरेंस आपका बाइंडिंग एनर्जी में अपीयर हो रहा है। और वही बात हम वैसे देख रहे हैं कि भाई यूरेनियम कम बाइंडिंग एनर्जी का है, बेरियम क्रिप्टॉन ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी का है। तो आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। बाकी वो आप आंसर सॉल्यूशन आपको लिखना कैसे, वो आपको इसके सॉल्यूशन से पढ़ने से पता लग जाएगा। इसको समझ के और फिर आप अपने लैंग्वेज में इसको लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। आई थिंक इट इज क्लियर। अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आ सकता है। इसको थोड़ा नोट डाउन करिए, इसको टिक मार्क कीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर 13.7 का बी पार्ट और सी पार्ट भी, ठीक है स्टूडेंट्स।
एक सी पार्ट में ये बोला गया है कि भाई क्या ये जो मास एनर्जी इंटरकन्वर्जन है न्यूक्लियर रिएक्शन में होता है, केमिकल रिएक्शन भी हो सकता है क्या? तो बिल्कुल केमिकल रिएक्शन भी हो सकता है, लेकिन केमिकल रिएक्शन में जो एटॉमिक मास लेते हैं वहां इलेक्ट्रॉन का मास होगा। जैसे भाई अपन जब न्यूक्लियर रिएक्शन में मास एनर्जी कन्वर्जन ले रहे हैं कि भाई रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड का जो मास का डिफरेंस है वो अपन क्या कर रहे हैं, एमसी स्क्वायर से निकाल रहे हैं और वो अपन एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं उसको। तो भाई एटॉमिक में फिर किसका मास लेंगे, इलेक्ट्रॉन का मास। लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास तो आप देखो कितना टाइम्स कम होता है, 10⁴ टाइम्स कम होता है। भाई प्रोटॉन का मास 10⁻27, तो उसका 10⁻31 kg के ऑर्डर का है, तो ऑलरेडी 10,000 गुना कम हो गया इलेक्ट्रॉन का मास। तो वहां पे जो आपका मास में डेल्टा है वो नेग्लिजिबल होता है, इसलिए वहां पे अपन मास एनर्जी इक्विवेलेंट या मास एनर्जी रिलेशन को नहीं यूज करते हैं। तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आप लिख सकते हैं, यस द मास एनर्जी रिलेशन कैन बी यूज्ड इन केमिकल रिएक्शन आल्सो, बट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सो स्मॉल दैट द मास एनर्जी इक्विवेलेंस विल बी वेरी स्मॉल। तो वो हमें वहां पे अपीयर प्रैक्टिकली नजर नहीं आता है। आई होप दैट द पार्ट बी एंड पार्ट सी आर क्लियर टू एवरीबडी। सबको क्लियर हो जाना चाहिए पार्ट बी एंड पार्ट सी ऑफ द एग्जाम्पल नंबर 13.7। और फिर इसमें आपके जो आता है जैसे कि एक क्वेश्चन नंबर 13.3 देखेंगे आप, उस टाइप के क्वेश्चंस थोड़े आपको प्रैक्टिस करने हैं। इसमें रेडियो एक्टिविटी वाले और अल्फा बीटा गामा वाले क्वेश्चंस आप छोड़ सकते हैं फॉर द बोर्ड एग्जाम पर्पज, ठीक है। फॉर द बोर्ड एग्जाम पर्पज यू कैन लीव द रेडियो एक्टिविटी क्वेश्चंस एंड अल्फा बीटा गामा क्वेश्चंस। रिमेनिंग बाइंडिंग एनर्जी के क्वेश्चंस आपको जरूर करने हैं। न्यूक्लियर रेडियस रिलेशन, देखो न्यूमेरिकल पार्ट क्या क्या रहेगा इसमें। एक तो बाइंडिंग एनर्जी वाला जो फॉर्मूला बताया था डेल्टा एम सी स्क्वायर, या एएमयू में मास हो तो डेल्टा एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वाला, एक रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई वाला। इस तरह के जो 2-3 फॉर्मूले ही हैं, ज्यादा नहीं है। और एक न्यूक्लियर फिशन में वो न्यूमेरिकल कैसे बताया था मैंने कि भाई एक न्यूक्लियाई की एनर्जी दे देगा 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 किलोग्राम की न्यूक्लियर एनर्जी बताओ, लाइक दिस, ठीक है ना। तो जैसे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13.3 अपन लेते हैं। ये बोल रहा है कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियाई नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का 7 and 14 है, 7 and 14, और इसमें न्यूक्लियाई का मास दे रखा है 14.00307 AMU। तो बोला इसकी बाइंडिंग एनर्जी निकालो। तो इसके अंदर सबसे पहले आप क्या निकाल लो, मास डिफेक्ट निकाल लो। अच्छा, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास रटने की जरूरत नहीं है आपको, ये एग्जाम में गिवन होते हैं। वैसे भी एक्सरसाइज में ये मास आपको दिए गए हैं। तो प्रोटॉन का मास होता है 1.0078 AMU, यूनिट यू भी लिख सकते हैं आप ऐसे। और ये होता है, मैंने 87 कर दो, 8678 को 87 कर दो, मैं तो याद रखेगा बहुत अच्छा तरीके। वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास गिवन होंगे आपको, यदि ऐसा क्वेश्चन कोई आता है तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास जब गिवन होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर 7 प्रोटॉन, इसमें जेड कितना हो गया 7, और ए माइनस जेड मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गए से भी 7। 7 इंटू 1.0078 प्लस 7 इंटू 0.0087, ये तो हो गया न्यूक्लियॉन्स का मास, और माइनस मास ऑफ न्यूक्लियाई, एग्जैक्ट मास जो दे रखा है आपको 303, ये आपका आ गया एएमयू में बाइंडिंग, ये आपका डेल्टा एम आ जाएगा। इससे बस आप इसको आप सोल्व कर लो, इसको आप सोल्व कर लो। जैसे 56 आप कर लेंगे ना, आई थिंक 49 और 5, 49 और 5 54 07 7.0546 आ रहा है क्या, देखो जरा एक बार। और इसी तरह से सोल्व कर लेना 9 और 56 और 6 7.069, और ये इसमें से इनको ऐड करके इसमें से 14.000307 को माइनस कर देना। और ये फिर बाइंडिंग एनर्जी कितनी आ जाएगी, क्योंकि ये हमारा ऑलरेडी एएमयू में है, तो ये जो डेल्टा एम आएगा इसको 931 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या आ जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। ठीक है बच्चों, दिस इज 34 स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। कुछ 2-3 का वेरिएशन चलता रहता है। 43 तो कभी नहीं आएंगे ऐसा लगता है क्या भाई, ऐसी बात है, सही बात है। 43 बच्चे तो कभी नहीं आएंगे इस क्लास में।
आएंगे तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे आज तक तो नजर आए नहीं कभी 43 बच्चे आए हो कभी। आई एम टेकिंग दैट photograph for your attendance purpose so that I can mark your attendance after this class. I can, your attendance is sincerely, sincerely your attendance is being marked. वर्षा के जी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में तो आए थे, तो टेस्ट देने आना है, क्लास में नहीं आना है ना। क्लास तो ऐसे ही है, क्लास तो पढ़ाई करो या मत करो एक ही बात है, टेस्ट में तो आ ही जाएंगे ना। ठीक है, जिदेश आंसर आ रहा है 104.67 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके ओके, आई जस्ट कंफर्म यू। 13.3, यस जिदेश यू आर वेरी गुड। 104.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर आएगा। 104.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बिल्कुल सही बात है। तो इन दिस वे we can conclude this class and this chapter is also completed। ठीक है, ये एक क्वेश्चन और आपके लिए है, वो एनसीईआरटी का एक मिनट, वो इसमें नहीं हो शायद अलग से। एक 13.31 क्वेश्चन भी आपको ट्राई करना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, न्यूक्लियर फिशन के ऊपर है। मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें आपको एक्सरसाइज में से करने हैं फॉर बोर्ड एग्जाम पर्पज। बोर्ड एग्जाम पर्पज के आपको कौन से क्वेश्चंस करने हैं, दैट आई विल सेंड यू। ओके, so students, this chapter is finished and now only 2 chapters are left in our syllabus, that is semiconductor devices और एक है वेव ऑप्टिक्स।